सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प झारखंड एग्जाम्स एंड इकोनॉमी में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जेट 2026 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन डील करेंगे जो कि पिछले नेट एग्जाम में पूछा गया है, या 10 सवाल में सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि माइक्रो यानी कि वेस्टी, मैक्रो यानी कि समष्टि, सांख्यिकी के सवाल होंगे। इस तरीके से कुछ सार्वजनिक यानी कि पब्लिक इकोनॉमिक्स, कुछ मनी एंड बैंकिंग, इसी तरीके से पर्यावरण, भारतीय अर्थशास्त्र, ये सारा चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को देखिए, विच इज कॉल्ड गोसेंस सेकंड लॉ। गोसेन का दूसरा नियम किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले अगर इस सवाल को हम लोग देखें, तो इस सवाल में जो हमारा पहला ऑप्शन है, समसीमांत उपयोगिता का नियम। दूसरा है प्रकट अधिमान सिद्धांत यानी रिबिल प्रेफरेंस थ्योरी। तीसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और चौथा है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो जैसे कि हम सबको पता है कि गॉसेन के अगर हम लोग लॉ की बात करें, तो गॉसेन का पहला लॉ जो है, पहला लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला लॉ जो है वो हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब इस ये जो पहला है, ये जो पहला है, इसमें हम लोग को क्या जानने को मिलता है? तो इसमें हम लोग को ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना उपभोग को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारा संतुष्टि जो है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, कम होने लगता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला गॉसन का नियम। दूसरा गॉसन का नियम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा नियम है हमारा ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आता है? तो इसमें हमेशा यही देखा गया है कि कैसे हम लोगों को अपने लिमिटेड आय में हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा संतुष्टि हमें अपने सीमित आय में कैसे मिलेगा। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला से भी लिखते हैं, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये हो गया हमारा क्या, तो गॉसेन का दूसरा नियम। लेकिन गॉसेन का तीसरा नियम भी होता है, थर्ड लॉ भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी प्री कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी प्री कंडीशन। प्री कंडीशन इसका मतलब होता है कि दुर्लभता की पूर्व शर्त। दुर्लभता की पूर्व शर्त। पूर्व शर्त इसमें क्या कहा गया है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ स्कार्सिटी है। इसमें यहाँ पे सीधा सीधा यही कहा गया है कि किसी भी वस्तु का वैल्यू तब पता चलता है अगर वो दुर्लभ हो। मतलब कि अगर वो वस्तु स्कार्स हो, अगर वो वस्तु अगर वो वस्तु जो है वो स्कार्स हो, स्कार्स मतलब दुर्लभ हो, दुर्लभ हो, तब जाके हम लोग उसका मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। मतलब अगर वो दुर्लभ वस्तु होगा तो उसका मूल्य ज्यादा होगा। मतलब कि ये जो मूल्य तय हो रहा है, ये उसके दुर्लभता की वजह से ही मूल्य निर्धारित हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरा लॉ हमारा गॉसेन का। तो गॉसेन का सेकंड लॉ हमसे पूछा गया था कि, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल जो है वो है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स, अव्यवस्थित जोखिम का अर्थ क्या है?
तो अगर हम लोग नॉन सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सिस्टमेटिक रिस्क और नॉन सिस्टमेटिक ये दोनों क्या होता है। तो सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित जोखिम, अगर हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित व्यवस्थित जोखिम, ये हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक की बात करते हैं, नॉन सिस्टमेटिक की बात करते हैं। अगर इन दोनों में अगर हम लोग को मुख्य अंतर देखना है, तो सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग बात करते हैं वो होता है डाइवर्सिफिकेशन का बात। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण का बात, विविधीकरण का बात होता है। अब जैसे ही हम लोग इसमें विविधीकरण की बात करते हैं, तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टमेटिक रिस्क कहते किसको है और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क किसको कहते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो हमेशा पूरे बाजार यानी कि फुल मार्केट के लिए होता है, पूरे बाजार के लिए होता है। और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो क्या होता है, तो ये किसी स्पेशल फर्म के लिए होता है, किसी स्पेशल फर्म के लिए होता है, समझे। यानी कि ये एक निर्धारित फर्म है, एक निर्धारित फर्म, एक इसको बात कर लेते हैं, एक फर्म ए, एक फर्म बी, एक फर्म हो गया सी। इस तरीके से अलग 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 फॉर्म होता है। तो ये जो सिंगल सिंगल फॉर्म का जो हम लोग बात करते हैं वो आ जाता है हमारा नॉन सिस्टमेटिक में। और जब हम पूरा बाजार की बात करते हैं तो वो हो जाता है सिस्टमेटिक रिस्क में। पूरा बाजार की बात जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जैसे अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कार, कार हो गया इंडस्ट्री। और जब यहाँ पे हम लोग फर्म की बात करते हैं, तो अब इसी कार में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनी जैसे कि महिंद्रा है, टाटा है और बहुत सारे कंपनी है। तो ये सारा एक तरह से क्या हो गया, फर्म हो गया। तो कार इसका पूरा इंडस्ट्री हो गया, फर्म हो गया। यानी कि ये सिंगल सिंगल कंपनी जो है इसको हम लोग फर्म कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इस सवाल में हम लोगों को क्या समझना है, तो इस सवाल में हम लोगों को यही समझना है कि ये जो विविधीकरण का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये किस चीज का डाइवर्सिफिकेशन का बात कर रहा है, तो रिस्क का बात कर रहा है कि रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल में जो उत्तर होगा, तो इसमें हम लोग को ये समझना होगा कि सिस्टमेटिक रिस्क बेसिकली क्या होता है। तो जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में युद्ध हो जाए, वार हो जाए, रिसेशन आ जाए, तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। उसी तरीके से अगर किसी फर्म में मान लीजिए कि इस किसी कंपनी में हम लोगों को कोई टेक्निकल इशू देखना है, किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू देखना है, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट इशू देखना है, मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई दिक्कत हो गया, उसको हम लोगों को देखना है। तो ये सारा चीज जो होता है ये आ जाता है आपका नॉन सिस्टमेटिक में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस केस में देखें, तो क्या इस केस में हम लोग विविधीकरण कर सकते हैं यानी कि रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप बोलिएगा कि हाँ, इस कंडीशन में हम लोग रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं, और इस कंडीशन में रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसी तरीके से रिसेशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन ये सारा चीज जो है, टेक्निकल इशू, मैनेजमेंट इशू, ये एक फर्म के कंट्रोल में जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, कि अ रिस्क दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफाइंग, एक जोखिम जिसे विविधीकरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर हम लोग बात करें, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फिलिप्स कर्व सेट्स अप ए रिलेशन बिटवीन। अब यहाँ पे फिलिप्स कर्व का रिलेशन का बात किया है। तो फिलिप्स कर्व का रिलेशन का जब भी बात होता है तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फिलिप्स कर्व में किनका रिलेशन का बात किया जाता है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, अगर हम लोग फिलिप्स कर्व का डायग्राम को अगर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो एक बात समझ में आता है कि यहाँ पे हम लोग दो डायग्राम देखते हैं। अगर ये इस तरीके से अगर जा रहा है, इस तरीके से अगर हमारा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। ठीक, लेकिन इसी पॉइंट पे कहीं पे अगर ये इस तरीके से अगर वर्टिकल खड़ा हो जाता है, या खड़ा हो जाता है इस तरीके से,
इसको वर्टिकल लाइन अगर ये हो जाता है, तो ये जो होता है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है। अब शॉर्ट रन में हमको क्या समझ में आ रहा है, लॉन्ग रन में क्या समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट रन में अगर आप इस रिलेशन को देखें, अगर आप शॉर्ट रन में इस रिलेशन को देखें तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, इस तरीके से देखिए शॉर्ट रन में, फिर इस तरीके से देखिए। तो कहने का मतलब कि शॉर्ट रन में अगर हम लोग बात करें तो इस साइड अगर हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का लिखते हैं, अगर इस साइड हम लोग महंगाई का बात करते हैं, और इस साइड जो हमारा होता है वो होता है बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि बेरोजगारी का प्रतिशत जैसे जैसे कम हो रहा है, बेरोजगारी अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 8% है, यहाँ 6 है, इसी तरीके से करते करते बेरोजगारी जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हमारा जो महंगाई है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि बेरोजगारी हमारा जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम लोग शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक समय के बाद क्या कंडीशन आता है, एक समय के बाद आपका बेरोजगारी उसी जगह पे स्थिर होता है और धीरे धीरे करके महंगाई जो है वो आपका बढ़ते रहता है। ये जो कंडीशन होता है, इसको हम लोग नायरू कहते हैं, NAIRU। ठीक है। नायरू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको लिख लीजिए, नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात और एक चीज जो हम लोग को यहाँ पे जानना है, जब आप शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व की बात करते हैं, तो ये तो AW फिलिप्स ने दिया है। ठीक है। लेकिन इसी चीज को बाद में ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके मिल्टन फ्रीडमैन मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फोल्क्स ने दिया है। एडमंड फोल्क्स ने दिया है। तो ये चीज इसमें याद रखना है। इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2006। और मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल प्राइज जो मिला है वो आपको 1976 में मिला है। तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये लोग जब इस चीज को प्रिडिक्ट किए थे, जब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के बाद जब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स के द्वारा दिया गया था, तो ये लोग एक कॉन्सेप्ट प्रिडिक्ट कर दिए थे, वो था स्टैगफ्लेशन। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या है, इस चीज को हम लोग आगे समझेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर जो होगा, वो होगा फिलिप्स कर्व का इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम लोग को समझना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व का जब बात होगा तब वहाँ पे AW फिलिप्स होंगे, और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का जब बात होगा तब वहाँ पे मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फिलिप्स का नाम आएगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. In case of deficit budget, when the deficits are covered through taxes, that budget is called। घाटे के बजट के मामले में जब घाटे की भरपाई करों के माध्यम से की जाती है, तो उस बजट को क्या कहा जाता है? देखिए, अब यहाँ पे तर्क दो तर्क ये है कि अगर हम लोग टेक्निकली इस चीज को देखें, मतलब अगर तकनीकी तौर पे देखें, तब तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी देख रहे हैं कि घाटे की भरपाई कर रहे हैं कैसे, तो कर के माध्यम से। घाटे की भरपाई यानी एक तरफ हमारा माइनस था और एक तरफ हम भरपाई कर लिए, यानी कि प्लस कर लिए, तो हमारा जो एक तरह से इक्वल हो गया, बराबर हो गया। मतलब हमारा जितना माइनस था उतना हम अपना टैक्स लेके सारे चीज को बैलेंस कर दिए, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो है कि घाटे के बजट के मामले में, घाटे के के मामले में, यानी कि अगर ये सवाल में हमें प्रकृति देखना है, नेचर देखना है कि क्या है, तो अगर आप इस सवाल को गौर से देखिए, तो यहाँ पे हमें ये समझ रखें, तो इस सवाल में हमको ये समझ में आएगा कि घाटे के बजट के मामले में जब घाटे की भरपाई करों के माध्यम से की जाती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि हमारा बजट घाटे में चल रहा है और अगर आप टैक्स बढ़ा के ले रहे हैं, बजट जो है
वो हमारा नुकसान में है। टैक्स जो है वो हम क्या करें, टैक्स बढ़ा के इस चीज़ को भरपाई करना चाह रहे हैं। अब जैसे जैसे आप टैक्स बढ़ाइएगा तो उससे उससे इंसान का एक इंसान का क्रय करने का क्षमता जो है वो घटेगा। जैसे ही क्रय करने का क्षमता घटेगा तो यानी कि वो मांग क्या करेगा, मांग को भी कम कर देगा। मांग कम कर देगा तो फिर इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा रोजगार प्रभावित होगा। तो ये सारा कंडीशन जैसे ही जैसे होगा और इससे हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि घाटे के बजट के मामले में अगर घाटा का भरपाई कर के माध्यम से किया जाता है तो इसको हम लोग अनबैलेंस्ड बजट यानी कि असंतुलित बजट कहते हैं। तो इस सवाल में हम लोगों को तकनीकी दृष्टिकोण ना प्रयोग करके प्राकृतिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना था, तब जाके हम लोग सही आंसर तक पहुंचते। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस सवाल में हमको मीडियन निकालना है। तो मीन 45 दिया हुआ है, मोड 48 है और मीडियन जो है वो सवाल है। तो अगर हम लोग इस सवाल को देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन इसमें सीधा सीधी अगर इसको हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 90 प्लस 48 इक्वल टू 138/3। ये आपका जो है वो आपका 46, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन द सीक्वेंस इन विच दे वर इंट्रोड्यूस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। निम्नलिखित करों को उनके लागू होने के क्रम में सबसे पहले से नवीनतम तक, सबसे पहले से नवीनतम तक व्यवस्थित करें। यानी कि सबसे पुराना पहले होगा और सबसे नया जो होगा वो लास्ट में होगा। इस सवाल में अच्छा, इस सवाल में सॉरी ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको ऐसे डील कर लेते हैं। मैट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ये आपका 1987 में आया है, 1987। उसी तरीके से बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है ये आपका 2005 में आया है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 2004 में आया है। एंजल टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 2012 में आया है। और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 2013 में आया है। तो उस हिसाब से हम लोग सेट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सबसे पहले होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा। ठीक है, तो ये जो है ये होगा आपका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अगर हम लोग मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की बात करते हैं तो ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है। तो देखिए, इस सवाल में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हम लोग बोलते हैं जब शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियां को कर के दायरे में लाया जाता है। मतलब ऐसा कंपनी जो टैक्स क्या है, टैक्स जीरो। ऐसा कंपनी जिसका जीरो टैक्स है उसको हम लोग कर के दायरे में लाते हैं। इसको कहाँ पे लाना है, इसको कर के दायरे में लाना है, कर के दायरे में लाना है। ये हो गया आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं तो बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स बेसिकली एक बेहिसाब धन को पता लगाने के लिए पेश किया जाता है। मतलब बेहिसाब धन, बेहिसाब धन को पता लगाने के लिए किया जाता है। बेहिसाब धन को पता लगाने के लिए पेश किया जाता है। टू ट्रैक अनअकाउंटेड मनी, ट्रैक अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड मनी। उसी तरीके से अगर हम लोग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पर लगाया जाने वाला कर जो है उसको हम लोग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज, इसमें क्या सूचीबद्ध, सूचीबद्ध प्रतिभूति, सूचीबद्ध प्रतिभूति पे यानी कि
सिक्योरिटी होता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि आपका नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी में लगाया जाता है। ये जो है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है जो कि विनिमय व्यापारित गैर कृषि वस्तु व्युत्पन्न पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड नॉन एग्री कमोडिटी के लिए किया जाता है। मतलब विनिमय व्यापारित गैर कृषि वस्तु, विनिमय व्यापारित गैर कृषि वस्तु, गैर कृषि वस्तु लगाया जाने वाला कर। उसी तरीके से अगर हम लोग एंजल टैक्स की बात करते हैं तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयरों की जारी करने के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर लगाने वाला कर है। कौन सा? ये एंजल टैक्स। ठीक है, तो ये जो एंजल टैक्स है, ये मतलब जो टैक्स है ये किस पे लगेगा? तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा, गैर सूचीबद्ध यानी कि ऐसा टैक्स जो कि अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड यूपीआई सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर? तो इसका तो सीधा सीधा आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एनपीसीआई जो है ये आपका, अगर इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है ये आपका अप्रैल 2016 में आया था, अप्रैल 2016। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिंदू ग्रोथ रेट? तो हिंदू ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हिंदू विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह हिंदू आबादी के आर्थिक विकास के बारे में है? नहीं, हिंदू बिल्कुल नहीं। भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आर्थिक असमानताओं को दर्शाता है? ये भी नहीं है। फिर 1950 से 80 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न विकास प्रदर्शन को ज्यादा दर्शाता है। और चौथा जो है 1980 के बाद से भारत में त्वरित विकास का संकेत देता है। तो देखिए सी और डी में क्या होगा, तो इस सवाल को अगर हम लोग समझते हैं तो इसको दिए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका राज कृष्णा के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। राज कृष्णा एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये किसी भी तरह के हिंदू जनसंख्या के बारे में बात नहीं करते, ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। ठीक है, एक सैटिरिकल कमेंट कमेंट है। तो इसमें यहाँ पे किस चीज को लेके कमेंट था भाई, किस चीज को लेके ये व्यंग्य किए थे? तो ये बेसिकली समाजवादी नीतियों के तहत जो कम विकास हो रहा था ना, ये उस चीज को दर्शाए थे। मतलब 1950 से लेके 1980 के बीच में अगर हम लोग अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर हम लोग देखें, आप अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को देखिएगा तो ये लगभग 3 से लेके 3.5 के बीच में होता, जो कि मतलब एकदम स्थिर। मतलब हमारा जो ग्रोथ था वो इस तरीके से ऐसे होके ये इस तरीके से चल रहा था ऐसे। सोचिए 3 से 3.5 इसके बीच में ही था, इससे हम लोग उठ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो विकास है वो कहीं ना कहीं समाजवादी नीतियों पे डिपेंड कर रहा था। तो इस वजह से, तो यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड यूज्ड इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स? देखिए इस सवाल में अगर हम लोग देखें, पर्यावरण अर्थशास्त्र में प्रयुक्त आकस्मिक मूल्यांकन पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट इज यूज्ड ओनली फॉर पॉल्यूटेंट्स, इट इज यूज्ड ओनली फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज यूज्ड ओनली फॉर आइटम्स विद पॉजिटिव यूटिलिटीज, और इट इज यूज्ड फॉर आइटम्स अंडर मार्केट फेलियर। देखिए अगर हम लोग आकस्मिक मूल्यांकन पद्धति को अगर हम लोग देखें तो यह क्या है? तो ये एक सर्वेक्षण आधारित आर्थिक तकनीक है जिसका उपयोग गैर बाजार वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब यह एक क्या है? सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक टेक्निक है, याद रखिएगा, सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक टेक्निक है, जिससे हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं?
वैल्यू ऑफ नॉन गुड्स, नॉन गुड्स मतलब क्या है कि सर्वेक्षण आधारित, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, सर्वेक्षण आधारित, आधारित आर्थिक तकनीक, आर्थिक तकनीक। हम लोग क्या निकालते हैं? तो इससे हमारा गैर बाजार वस्तुओं का मूल्य निकालते हैं। गैर बाजार वस्तुओं का क्या मूल्य होगा? गैर बाजार वस्तुओं का क्या मूल्य होगा, ये हम लोग इसमें निकालते हैं। अब इ- इसको हम लोग अगर उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि हमारा जो हवा है, हवा है, अब ये हवा का क्या कीमत है, ठीक है, तो ये कैसे निर्धारित होगा? तो यहाँ पे दो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम सीवीएम की बात करते हैं यानी कि कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसका दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है डब्ल्यू यानी विलिंग टू पे, और एक होता है WTA यानी विलिंग टू एक्सेप्ट। विलिंग टू पे का मतलब होता है कि कितना भुगतान आप करने को तैयार है, किस चीज के लिए आप भुगतान कीजिएगा। तो पर्यावरण से जो भी आपको लाभ प्राप्त है, उस पर्यावरण के लाभ से आप कितना भुगतान करने के लिए तैयार है, वो जो है वो आपका विलिंगनेस टू पे में आ जाता है। उसी तरीके से विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, उसी तरीके से नुकसान का मुआवजा जो है वो एक इंसान कितना स्वीकार करता है यह भी तय होता है। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो होगा ऑप्शन क्या होगा, तो उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग बाजार की विफलताओं के अंतर्गत आने वाले वस्तुओं के लिए किया जाता है। और बाजार हमारा विफल कब करेगा, बाजार हमारा विफल कब करेगा, तो बाजार हमारा विफल तब करता है जब हम लोग किसी भी वस्तु को उपयोग करके उसका पूर्व निर्धारित पैसा नहीं देते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसी चीज का पैसा निर्धारित कर रहे हैं जो गैर बाजार वस्तु है, यानी कि जिसका निर्धारण करना संभव नहीं। और उन्हीं सब चीजों से क्या होता है, बाजार जो होता है वो विफल होता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यू एडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2024 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, अब इस सवाल को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया है, प्राइमरी सेक्टर पे इसका कितना योगदान है उस हिसाब से हमको देखना है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो है वर्ल्ड बैंक, worldbank.org। तो worldbank.org का जैसे ही आप वेबसाइट खोलिएगा, तो वहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा 2024 का। अब 2024 के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल का सबसे ज़्यादा है 21.9। फिर भारत, फिर भारत उसका है लगभग 16.3। याद रखिएगा ये सारा डाटा जो है ये किसके हिसाब से, ये वर्ल्ड बैंक डॉट ओ आर जी के हिसाब से हम बता रहे हैं। फिर बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश यानी कि 11.2। फिर श्रीलंका 8.3। फिर चाइना 6.8। तो ये इस तरीके से है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है EDBCA, ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्लास आज का समाप्त हुआ। जाने से पहले पिछले क्लास में जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में ये सवाल पूछा गया था कि यूनियन करंट बजट का जो साइज है वो क्या है, 26-27 का जो साइज है वो क्या है। तो वो जो है वो हमारा 53.5 लाख करोड़ है, 53.5 लाख। अब देखिए, अब ये अगर हो गया हमारा यूनियन बजट, अगर ये हमारा केंद्र का बजट है, इसी में झारखंड का बजट बताइए, झारखंड का बजट क्या होगा, झारखंड का बजट क्या है, या झारखंड के बजट का साइज क्या है, ये जो है ये आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद।